हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। और आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो इलास्टिसिटी होगा। लेकिन उससे पहले जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उनके बीच में फोर्सेज है, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, अगर सॉलिड की बात करें तो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं। वैसे ये चीज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब पे लागू होती है अगर वो पैक्ड होता तो। लेकिन हमें पता है लिक्विड जो है उनका शेप फिक्स नहीं होती, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस वेरी करता है। लेकिन सॉलिड में क्या है, ये एक फिक्स डिस्टेंस है। इसे मैं आर नोट से शो करता हूं। दिस आर नोट इज नोन एज मीन डिस्टेंस, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। वाई इक्विलिब्रियम? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का अपने पास वाले सभी मॉलिक्यूल से एक इक्विलिब्रियम रहता है, ना वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस इससे कम हो जाए, मान लिया ये मॉलिक्यूल इधर जाए, ये इधर जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे इसको आना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं खींच देता हूं इसको, यानी कि ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो मेन डिस्टेंस है, अगर उससे कम डिस्टेंस करने की कोशिश की जाती है तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अगर वो मेन डिस्टेंस हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये रीजन है इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर हम बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो शेप चेंज हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है जो बॉडी के ऊपर लगाए गए फोर्स को हटाने से उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने में हेल्प करता है। देखिए क्या होगा, आपने मान लिया इधर और इधर फोर्स लगाया, क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और पास आते क्या होगा, इनमें रिपल्शन रहेगा। तो जब तक आपका ये फोर्स अप्लाई हुआ पड़ा है तब तक हो सकता है कि वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे ना जाए, लेकिन एक बार आप ये फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप after the removal of deforming forces। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो जिस पे फोर्स लगाया बॉडी पे हमने हटाया तो वापस अपनी शेप जिस प्रॉपर्टी की वजह से गेन करती है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। और ये जो फोर्स है वो जो बॉडी की शेप को चेंज कर देता है, दैट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, बॉडी डिफॉर्म्ड या फिर स्ट्रेन्ड कहलाती है। ठीक है, बॉडी में जो वो फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसकी पहले वाली शेप को रीगेन करा देता है, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग force। restoring force, a force that makes the body to come in its original shape after the removal of डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद जो फोर्स बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। एक चीज होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लिया हमने ये कोई बॉडी है सिलेंड्रिकल शेप में, इस पे फोर्स लगाया F, ये सपोज इसका एरिया था, तो
ए एरिया पे अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस होगा एफ, यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा एफ बाय ए, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो डेफिनेशन वाइज इट इज रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, या फिर हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, आपको याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, इसका भी वही फॉर्मूला है। तो इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हो सकती है। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात होती है, तो ये इसकी एसआई यूनिट कही जाएगी, ठीक है। और सीजीएस यूनिट हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बॉडी पे फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज हुई, मैंने बताया बॉडी को स्ट्रेन्ड कहते हैं, बॉडी को स्ट्रेन्ड कहते हैं। और स्ट्रेन होता क्या है, STRAIN स्ट्रेन, दिस इज चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, मान लिया डेल्टा एल चेंज आया, ओरिजिनल लेंथ थी एल, तो यहां पे जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसकी जगह आएगा चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल कितना है एल। तो ये एक तरह से लेंथ वाइज स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई बॉडी में, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेस है, उसकी वजह से स्ट्रेन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द बॉडी रिमेन्स इलास्टिक एंड आफ्टर विच इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स इलास्टिक बिहेवियर। यानी कि आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, छोड़ा, वो बिल्कुल पहले वाली शेप में वापस आ जाती है। थोड़ा और फोर्स लगाइए, छोड़िए, वापस आ जाएगी। थोड़ा सा और फोर्स लगाइए, हो सकता है वो वापस आए लेकिन पूरी तरह से ना आए। इसका मतलब उसने कुछ हद तक अपना इलास्टिक बिहेवियर लूज कर दिया है। कई बार तो बॉडी टूट भी जाती है, लेकिन मैं वहां बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जहां पे वो बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज करना स्टार्ट कर दे, वो स्ट्रेस उससे पहले रखना है हमें, वो कहलाती है इलास्टिक लिमिट। यानी कि इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जब तक बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर खोना शुरू ना करे, उसमें इलास्टिसिटी एज इट इज बनी रहे, वो कहलाता है इलास्टिक लिमिट। उन्होंने एक लॉ दिया था इसी के बारे में, हुक्स लॉ कहते हैं उसको। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कब, विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी कि अगर हम बॉडी में जो स्ट्रेस लगा रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा आप बॉडी पे स्ट्रेस डालेंगे उतना ज्यादा बॉडी स्ट्रेन होती जाएगी, उसकी शेप जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। या फिर यहां से मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है, इसे ई से शो करते हैं, एंड दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट होता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो के बराबर होता है। हर मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है, हर मटेरियल का अपना इलास्टिक कांस्टेंट होता है। अब क्योंकि बॉडी पे जो स्ट्रेस लगते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो तीन तरह के हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे इलास्टिक मॉडुलस या कह लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी तीन तरह के होते हैं। तो हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना, तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। सबसे पहला है यंग मॉडुलस, इसको वाई से शो करते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल है, इस पर हमने वेट लटका दिया एम, तो वेट हो गया mg, एक तरह से मास m है तो वेट mg वेट, और मान लिया इसका एरिया a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि सर्कुलर है तो रेडियस r हो, तो एरिया को मैं पाई r स्क्वायर लिख सकता हूं। उसकी वजह से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है,
मान लिया ये लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल, तो यंग मॉडुलस क्या होगा, ये जो इसकी वजह से इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो इसकी लेंथ बढ़ा देगा। अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूं तो वो इसकी लेंथ घटा देगा। इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई वो दो तरह की हो सकती है, वन टेंसाइल, टेंसाइल जो है वो लेंथ बढ़ा देती है, दूसरा कंप्रेसिव जो लेंथ को कम कर देती है। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेस जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर लग रही है, तो नॉर्मल स्ट्रेस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रेन कैसी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि लेंथ में चेंज आ रहा है। इन दोनों के रेशो को वो कहेंगे यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे पास स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी कई तरह की होती हैं, तो उसके हिसाब से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह के होंगे। पहला यंग मॉडुलस जो लेंथ वाइज होता है, तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल, या फिर एफ एल बाय ए डेल्टा एल। एफ की वैल्यू mg लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास y का फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, चाहे वो यंग मॉडुलस हो, आगे चल के बल्क आएगा, रिजिडिटी मॉडुलस आएगा, ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग मटेरियल का अपना अलग यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस या रिजिडिटी मॉडुलस हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक यंग मॉडुलस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं बल्क मॉडुलस पे, सेकेंड टाइप ऑफ मॉडुलस। इसमें क्या होगा, इसको हम बी से शो करते हैं बेटा। बल्क मॉडुलस में बॉडी वॉल्यूम वाइज चेंज हो जाती है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है या स्ट्रेस पड़ता है तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका वॉल्यूम v है हवा में, इसको मैं लिक्विड के अंदर ले जाता हूं यहां पे, तो लिक्विड में इस पे चारों तरफ से फोर्स लगता है जिसको हम प्रेशर बोलते हैं। उसकी वजह से इसकी शेप जो है वो थोड़ी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, वॉल्यूम हो जाता है v माइनस डेल्टा वी। तो इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो कितना होगा बेटा, दैट इज माइनस डेल्टा वी बाय वी। मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इस बार वॉल्यूम कम हुआ है इसलिए नेगेटिव। अच्छा, जो इस पे फोर्स लगा है नॉर्मली, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया एक तरह से स्ट्रेस होगा या प्रेशर होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है यहां पे दैट इज बेसिकली प्रेशर, उसको मैं स्मॉल p से शो कर रहा हूं। अब हमारे पास बल्क मॉडुलस b का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि कोई भी मॉडुलस है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यानी कि यहां हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया P बाय माइनस डेल्टा V बाय V, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो B हो जाता है माइनस P V बाय डेल्टा V। ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है सभी को? बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी उसको शो करेंगे बेटा K से, K इज इक्वल टू 1 बाय B, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो इसकी यूनिट भी बल्क मॉडुलस से रेसिप्रोकल हो जाएंगी। बल्क मॉडुलस हो या यंग मॉडुलस हो या कोई भी इलास्टिसिटी मॉडुलस हो, उसकी यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो K की क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो, मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन, ऐसा यूनिट। ठीक है, ये दो तरह के हमने मॉडुलस पढ़ लिए हैं। तीसरे तरह का होगा अब रिजिडिटी मॉडुलस। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा अलग है बेटा, इसलिए ध्यान से समझेंगे।
उसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस इज शियर मॉडुलस। कंफ्यूज मत होना, नाम याद रखना, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कुछ बुक्स में इसको ईटा से शो किया गया है, कुछ में जी से शो किया गया है, तो मैं ईटा यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लिया कोई एक बॉडी है जिसका एक सरफेस हमने फिक्स रखा है और दूसरे पे टेंजेंट की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तो उसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और मान लिया बॉडी की ये नई पोजीशन हो जाती है। सपोज ये एंगल हो गया थीटा, मान लिया ये जो शिफ्ट हुआ यहां से यहां तक, ये डेल्टा एल है, ये एल है, तो थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। तो ये जो डेल्टा एल बाय एल है यानी कि स्ट्रेन, इसको थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ईटा क्या होगा, यहां पे स्ट्रेस आया बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस, और स्ट्रेन कैसी प्रोड्यूस हुई, इस स्ट्रेन को बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो उन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ये हो जाएगा, मान लीजिए एफ बाय ए बाय थीटा, यानी कि एफ बाय ए थीटा। कई बार आपको थीटा नहीं दिया हुआ होता, डेल्टा एल बाय एल दिया हुआ होता है, तो वो आप एज इट इज लिख सकते हैं एफ बाय ए बाय डेल्टा एल बाय एल। ये आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहां आपको एंगल देना है, अगर डिग्री में दे रखा है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो मटेरियल की इलास्टिसिटी है, ये कहां हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज होगा, किन मटेरियल को यूज करें जिनका हम वायर बना सके खींच के, किन मटेरियल को हम यूज करें जिसमें पावर ज्यादा हो, जैसे मान लिया क्रेन वगैरह है, उसकी जो रोप्स हैं वो बनाने में कैसे मटेरियल का इस्तेमाल करें, वो जानकारी मिलती है। हम ये देखें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसा है डिफरेंट मटेरियल्स का, फिर जैसी रिक्वायरमेंट होगी ग्राफ देख के वैसा मटेरियल हम चूज कर लेते हैं। तो हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। इसमें मैं इधर स्ट्रेन ले लेता हूं और इधर स्ट्रेस ले लेता हूं। तो जो ग्राफ आता है, जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता जाऊंगा स्ट्रेन उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो वो ग्राफ पहले तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, जहां तक ये स्ट्रेट लाइन आया इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लिया ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो OA इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी चलती है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। जब उससे थोड़ा और ज्यादा मैं वैल्यू बढ़ाता हूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ की शेप थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। अब यहां देखिए ये जो कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मान लिया ये पॉइंट हो गया मेरा यहां से यहां तक B, तो ये जो OB है ये कर्व नहीं है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना स्ट्रेस लगाने के बाद भी अगर मैं बॉडी को छोड़ता हूं तो वापस बॉडी अपनी पहले वाली शेप रीगेन करती है, यानी कि बॉडी में इलास्टिसिटी मौजूद है बस इस पॉइंट तक। इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा, मान लिया मैं इससे भी आगे जा रहा हूं यहां तक, और यहां पे छोड़ दूं, मान लिया इतना स्ट्रेस लगाया मैंने और अब इसको छोड़ दिया, तो ये शेप आती है। मान लिया ये O डैश है, O डैश, बॉडी में स्ट्रेन बचा रह गया, स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ बॉडी में, यानी कि बॉडी ने अपनी शेप पूरी तरह से पहले वाली रीगेन नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्ट्रेस लगाया वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर लगा दिया। तो ये जो OB है, दिस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है।
और इसके बाद मान लिया यहां ये पॉइंट सपोज सी हो गया, ओ सी, ये वो स्ट्रेस है जो मैक्सिमम लगाया जा सकता है। अब क्या है, बॉडी पे आपने स्ट्रेस लगाया, अब यहां तक ये जो रेंज चल रही है, इलास्टिक से बाहर प्लास्टिक रेंज शुरू हो जाती है। प्लास्टिक रेंज का मतलब ये है कि अब बॉडी को आप यहां से कहीं से छोड़ेंगे, स्ट्रेस उसका जीरो करेंगे, तो बॉडी क्या है, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन बचा रह जाएगा, वो पूरी तरह से अपनी पहले वाली शेप रीगेन नहीं करेगी। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओसी इज अल्टीमेट स्ट्रेस। इससे ज्यादा स्ट्रेस बॉडी पे अगर आपने लगाया तो क्या होगा, बॉडी कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो जाएगी, और जहां ब्रेक होगी जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस से ज्यादा हो, कम भी हो सकता है, तो वो कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। ये पॉइंट मान लिया, मैं इसको शो कर देता हूं, ये x है, ये y है, ये z है, ये w है, ये s है, तो s इज ब्रेकिंग पॉइंट। और ब्रेकिंग पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद कहीं भी ब्रेकिंग स्ट्रेस आ सकता है, बॉडी ब्रेक हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे तय करें कि किस वायर की, किस मटेरियल के वायर बनाने हैं, किसकी रबड़ बनानी है, या मतलब इस तरह के मटेरियल की खींचे छोड़े तो पूरी तरह वापिस आए, तो उनका जो ग्राफ आता है, देखिए जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में इस तरह का ग्राफ आता है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी स्ट्रेस के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेन गेन करती चली जाती है, और उसमें केवल इलास्टिक रेंज है, प्लास्टिक रेंज नहीं है। इसका मतलब अगर आप इससे ज्यादा फोर्स बॉडी पे लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगी बल्कि ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब उसमें प्लास्टिक रेंज बिल्कुल नहीं होती। ऐसी बॉडीज कहलाती हैं इलास्टोमर्स। जैसे आपके पास एग्जांपल है रबड़ का, ठीक है। कुछ में क्या होता है, कुछ का ग्राफ इस तरह से आता है, ये मान लिया इलास्टिक रेंज खत्म हो जाती है, उसके बाद काफी लंबी प्लास्टिक रेंज होती है। तो काफी लंबी प्लास्टिक रेंज जिनकी होती है उन्हें बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनके वायर खींचे जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। और कुछ में क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे, और इसके बाद थोड़ी सी प्लास्टिक रेंज, उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाता है। इसका मतलब बहुत जल्दी वो ब्रेक हो जाती है। ऐसे मटेरियल कहलाते हैं ब्रिटल मटेरियल, और ये प्रॉपर्टी ब्रिटिलिटी कहलाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वी चूज वेदर द मैटर इज इलास्टोमर, डक्टाइल और ब्रिटल, और जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का मटेरियल हम अपने एप्लीकेशन के लिए चूज करते हैं, ठीक है। ये जो दो डेफिनेशन आपके सामने हैं, एक इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और एक इलास्टिक फैटिज, ये इलास्टिक बॉडीज के लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसे कहते हैं, देखिए समटाइम्स अ बॉडी टेक्स सम टाइम टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि हमने बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, उसके एकदम बाद कई बार बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करती बल्कि उसमें थोड़ा टाइम लेती है। तो ये चीज तो कहलाती है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। कई चीजों में ये देखने को मिलता है कि आपने फोर्स लगाया, हटाया, उसके बाद बॉडी अपनी पहले वाली शेप में जाने में थोड़ा समय लगती है, तो ये चीज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहलाती है। और इलास्टिक फैटिज क्या होता है, देखिए अगर हम बॉडी पे बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, हटाएं, लगाएं, हटाएं, तो क्या होगा, वो बार बार अपनी शेप चेंज करती रहेगी। इस तरह से उसके जो इलास्टिक बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो रिपीटिव एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस के बाद द बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग इट्स इलास्टिक बिहेवियर, दिस इज नोन एज इलास्टिक फैटिज। तो इलास्टिक फैटिज इज नथिंग बट द लूजिंग ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द बॉडी by repetitive application of deforming force।